अमेरिका दौरे से लौटने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में दिखाई दिए और कल रात 8:45 बजे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम देखने के लिए अचानक पहुंच गए। पीएम कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 1 घंटे तक रुके और नई संसद भवन के निर्माण कार्य का बारीकी से उन्होंने जायजा लिया। रात के करीब 8:45 का वक्त, सफेद कुर्ता पहने, सर पर हेलमेट लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही नई दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण स्थल पर पहुंचे तो वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच मौजूद देखकर मजदूर उनके पैर छूने लगे। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है। किसी को ये पता नहीं था कि प्रधानमंत्री नए संसद भवन की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में हैरानी के बीच प्रधानमंत्री ने निर्माण कार्य का जायजा लेने के दौरान इंजीनियरों और मजदूरों से भी बातचीत की और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनने की रफ्तार जानने की कोशिश की। नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का होगा, जिसकी एक एक जगह का पीएम मोदी ने जायजा लिया। जमीन से ऊंचाई पर बन रही इमारत को देखा तो ऊपर मचान पर भी चढ़े। वो इमारत के ढांचे का बारीकी से मुआयना करते दिखे। ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है। इसके बाद पीएम मोदी नए बन रहे राज्यसभा की तरफ बढ़े। नक्शे के मुताबिक वो एक एक कमरे को ध्यान से देखते नजर आए। इंजीनियरों ने प्रधानमंत्री को एक नक्शे के जरिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान उन्होंने इंजीनियरों को कुछ निर्देश भी दिए। उनका सिटिंग अरेंजमेंट मौका नहीं पड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को ही अपनी 3 दिनों की अमेरिका यात्रा से स्वदेश लौटे। उनके काम करने की तस्वीरें लगातार उसके बाद से ही सामने आने लगी। यही नहीं, अपनी हवाई यात्रा के दौरान भी वो लगातार फाइलें निपटाते हुए देखे गए। इसी कारण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की शाम को अचानक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पहुंचे तो वहां काम कर रहे मजदूर, इंजीनियर, यहां तक कि देश भर के लोग हैरानी में पड़ गए। पीएम मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण साइट पर करीब 1 घंटे तक रुके, जिसके बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने पीएम मोदी के दौरे की तारीफ की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके लिखा, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका का अहम और सफलतम दौरा करने के 24 घंटे के अंदर ही नई संसद भवन की साइट का अचानक जायजा लेने पहुंचे। देश को आगे बढ़ाने के लिए बिना थके उनकी सेवा प्रेरणा लेने लायक है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे बीजेपी नेताओं से अलग असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर सियासत को हवा दे दी। प्रधानमंत्री जो है वो संविधान के लिहाज से, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिहाज से एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हैं। अगर प्रधानमंत्री सिर्फ अकेले जाकर नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उसका मायना करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो मेरा मानना है वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ उनका ये स्टेप है। दूसरा, उस हाउस का जो कस्टोडियन है वो स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो उनके साथ क्यों नहीं थे? असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम पर निशाना साधा तो सरकार ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। ओवैसी जी की ये बेसिर पैर की बात है और उनको सोच समझकर बोलना चाहिए। जो वहाँ पर कर्मचारी मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं वो क्या परमिशन लेकर के जाएंगे? सेंट्रल विस्टा का जो निर्माण हो रहा है वहाँ पर जाकर के उन्होंने निरीक्षण करने का काम किया है और प्रधानमंत्री जी ने अपने को कभी भी प्रधानमंत्री नहीं कहा। उन्होंने कहा प्रधान सेवक हूँ मैं, तो प्रधान सेवक की हैसियत से वो कहीं भी जा सकते हैं। जिस सेंट्रल विस्टा के बनने की रफ्तार उसका जायजा लेने पीएम पहुंचे थे, उसमें नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। उसमें कई तरह की खासियतें होंगी। उसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए आवास बन रहे हैं। मंत्रालयों और उनके विभागों के लिए भी यहीं पर दफ्तर मौजूद होंगे। लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने के इंतजाम होंगे तो राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के साल 2022 में देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस तक बनकर पूरा होने की उम्मीद है।
सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों के वैक्सीनेशन के निर्देश दिए। यही नहीं, उन्होंने सभी मजदूरों का हर महीने हेल्थ चेकअप करवाने को भी कहा। पीएम ने सेंट्रल विस्टा का निर्माण पूरा हो जाने के बाद वहां काम करने वाले सभी मजदूरों के लिए आर्काइव बनाने की सलाह दी और उनके योगदान को पहचान दिए जाने और उन्हें उनके योगदान के लिए प्रमाण पत्र देने को कहा। भारत ने चीन की सेना की पैनी नजर उस पर रखने के अलावा चीन को उसकी भाषा में जवाब देने का इरादा कर लिया है। इसके लिए मोदी सरकार ने चीन के कट्टर दुश्मन ताइवान के साथ एक मेगा डील करके एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला, चीन की दादागिरी को सीधी चुनौती देना और दूसरा, सेमीकंडक्टर चिप की दुनिया भर में आई कमी को भी दूर करना। एलएसी पर चीन के खतरनाक इरादों की झलक एक बार फिर नजर आने लगी है। पूरे 17 महीनों के बाद एलएसी पर मिलने लगी है चीन के मंसूबों की भनक। एलएसी पर चीन की कदमताल एक बार फिर से तेज हो गई है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के दूसरी तरफ 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात करने के बाद अब चीन अपने ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट में मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय पोस्ट जो कि एलएसी पर है उसके करीब चीन के ड्रोन उड़ते दिखाई दिए हैं। अमूमन अगर बात करें तो इन ड्रोनों को सीधे दौलत ओल्डी और गोगरा हाइट्स के आसपास देखा गया है। चीन लगातार इस तरीके की हरकतें कर रहा है और भारतीय सेना हर हरकत पर पैनी नजर बनाए बैठी हुई है। लेकिन आखिर चीन का मकसद क्या है, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। खबर तो यही है कि चीन की सेना एलएसी के नजदीक अपनी सेना को और मजबूत स्थिति में पहुंचाने की फिराक में है। चीन की तरफ से बनाए गए सेना के नए ठिकाने उत्तर में काराकोरम दर्रे के करीब वहाब जिल्का से लेकर पियू, हॉट स्प्रिंग, चांगला, ताशीकोंग, मांजा एवं चुरुप तक बनाए गए हैं। गलवान घाटी में पिछले साल मई के महीने में हुई हिंसक झड़प के बाद एलएसी पर तनाव बना रहा। सेना में कमांडर स्तर पर करीब 11 दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों ने संवेदनशील जगहों से अपने सैनिकों को पीछे बुलाने पर रजामंदी जाहिर की थी और सैनिकों की वापसी शुरू भी हो गई थी। लेकिन बीजिंग की तरफ से एलएसी पर नए सिरे से सैनिकों की तैनाती उसकी नीयत पर सवाल खड़ा कर ही देती है। कोई भी देश अगर किसी भी तरह के डिफेंसेस को एक्सपैंड करता है, फॉरवर्ड पोस्चरिंग करता है, तो ये अपने आप में उसकी एक नीति दिखती है कि वो अभी भी एग्रेसिव होना चाहता है। सीमा पर चीन के मंसूबे ठीक नहीं हैं। ताजा निगरानी और खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने एलएसी रेखा के पास कम से कम अपने 8 अग्रिम मोर्चों पर अपने सैनिकों के रहने के लिए कंटेनर आधारित ठिकानों का निर्माण किया है। सूत्र का कहना है कि हर एक जगह 7 क्लस्टर में 80 से 84 कंटेनर बनाए गए हैं। पिछले साल अप्रैल मई में एलएसी पर विवाद शुरू होने के बाद चीन ने सीमा के नजदीक अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई है और उनके रहने के लिए नए निर्माण किए हैं। लेकिन चीन की सेना की तरफ से ये ताजा कार्रवाई इस बात का भी संकेत देती है कि चीन आने वाले समय में अग्रिम मोर्चों से अपने सैनिकों को पीछे हटाने की मंशा नहीं रखता है। चीन के मनमाने रवैये के चलते पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर का संकट गहरा गया है। लेकिन भारत सरकार ने एक ऐसा दांव चला जो कि चीन को भारी पड़ने वाला है। भारत सरकार ने ताइवान को इस बात को लेकर करीब करीब मना लिया है कि वो चिप का उत्पादन और भारत में उसकी सप्लाई को जारी रख सके। चिप संकट के कारण इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और उपकरण बनाने वाली कंपनियों का उत्पादन प्रभावित हुआ है और वो मांग पूरा नहीं कर पा रही है। चिप की कीमत तो कुछ डॉलर होती है, लेकिन इसकी कमी की वजह से दुनिया भर की कंपनियों को हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दुनिया भर में चिप सप्लाई संकट की शुरुआत 2020 में कोरोना महामारी के साथ हुई थी। दुनिया में इस समय सेमीकंडक्टर्स चिप्स की भारी कमी है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, वाहन, स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट बनाने में होता है। जानकारों के मुताबिक ग्लोबल चिप सप्लाई शॉर्टेज से कम 169 उद्योग प्रभावित हुए हैं। सेमीकंडक्टर और चिप इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इस समय हमारे देश के सामने चैलेंज आया है
उसका एक अच्छा सोल्यूशन ताइवान ज़रूर है, लेकिन इट्स अ इमीडिएट शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। हमें ढूंढना पड़ेगा एक बड़ा सोल्यूशन। मौजूदा सूरत हाल में जबकि चीन अपनी दादागिरी के दम पर तमाम देशों की आर्थिक तरक्की को प्रभावित करने में लगा हुआ है, तब भारत ने चीन के कट्टर दुश्मन ताइवान के साथ चिप संकट को दूर करने का जो फॉर्मूला निकाला है, वो यकीनन चीन को तगड़ी चुनौती दे सकता है। सेमीकंडक्टर चिप की कमी की वजह से कार, मोबाइल फोन और दूसरे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के उत्पादन पर असर पड़ रहा है। लिहाजा भारत ने चीन को चुनौती देने के लिए ताइवान के साथ मेगा डील करने की तैयारी कर ली है। और इसी के साथ ही आज के शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम दूसरी अहम खबरों के लिए सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन देखिए 100 बात की एक बात।